तो आज क्लास 10th का विज्ञान का अध्याय 12 विद्युत चैप्टर का भाग तीसरा हम लोग भाग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ेंगे। प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। कारक तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में, ठीक है, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा विद्युत धारा में आई भी हम लिख सकते हैं। विद्युत धारा ब्रैकेट डाल दिए, क्या हो गया, आई। विद्युत धारा आई तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। किस चीज का? ये अभी नियम नहीं है, ये हम बताए कि जॉर्ज साइमन ओम ने किस चीज़ के बारे में कौन सा नियम दिया, ठीक है। तो किस चीज़ के बारे में दिया है? एक धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच के विभवांतर के बीच रिलेशन के बारे में बताया। जैसे अगर एक जो धातु का तार है, तो चूंकि उन्होंने नाइक्रोम के तार को लेकर अपना प्रयोग किया था, ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार लेते हैं। ये नाइक्रोम का तार है, ठीक है। अब नाइक्रोम के तार को विद्युत परिपथ से हम पहले जोड़ते हैं। तो परिपथ में हम एमीटर को भी लगाते हैं धारा के मापन के लिए। बैटरी है, ठीक है,
बैटरी जोड़ दिए, कुंजी भी रखे हैं, ठीक है, स्विच, और इनके बीच, इनके सिरों के बीच हम विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्टमीटर को भी कनेक्ट किए, ठीक है। तब इन्होंने क्या पता लगाया कि जो है, जैसे ये धन टर्मिनल है बैटरी का और ये ऋण टर्मिनल है, तो धारा धन से ऋण की ओर जाती है ना, प्रवाहित होती है, धारा की दिशा ये होता है। तो इस तार के अक्रॉस, तार में प्रवाहित जो हो रही है विद्युत धारा, उस विद्युत धारा और इनके बीच का जो वोल्टेज होता है, यहाँ से यहाँ तक जब हम वोल्टेज, ये तार में कितना वोल्टेज का विभवांतर, ये दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर का मान है, उनके बीच इन्होंने संबंध बताया कि जो है जितना भी का, जितना हम वोल्ट का बैटरी लगाएंगे उसी हिसाब से धारा का मान भी परिवर्तित होगा। यानी जो विभवांतर होता है, तो पहले नियम के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लें। नियम क्या दिया इन्होंने, नियम है ना, तो नियम क्या दिया, ओम के नियम के अनुसार, ये है नियम, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता भाई, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन तार का जो तापमान हो वह नियत होना चाहिए, ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर ये हम पहले ही ऐड कर सकते हैं, किसी निश्चित ताप पर, ये थोड़ा सा किसी निश्चित ताप पर, याद रखना तापमान निश्चित होना चाहिए, तापमान में परिवर्तन होगा तो उसका
जनरली हम लोग अभी प्रतिरोध पढ़े नहीं हैं, तो फिर भी सुन लेते हैं कि प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ओम के नियम के अनुसार क्या हुआ कि किसी निश्चित ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी अगर इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और V विभवांतर है, तो इस हिसाब से V समानुपाती I। यही ओम का नियम था। क्या नियम है? यदि तार में से होकर I धारा प्रवाहित होती है एवं उनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो ओम के नियम से भी समानुपाती I। अब भी समानुपाती I है, तो इसका मतलब क्या हो गया? भी समानुपाती I का मतलब हो गया V बटा I बराबर कोई मान लेते हैं R, जो क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है, जहाँ R समानुपातिक नियतांक है, जिसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। जिसे तार का क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। सर, ये भी समानुपाती I था, तो V बटा I क्यों हो गया? तो देखो, V समानुपाती I, समानुपाती यानी V और I का अनुपात सदैव समान होगा। कहने का मतलब क्या है? V बटा I का अनुपात सदैव समान रहेगा। ओम के नियम का कहने का मतलब यही है। तो V बटा I का अनुपात सदैव अगर समान रहेगा, तो वो एक कोई भी संख्या मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? R क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ओम का नियम का कहने का मतलब यही है कि जो है किसी निश्चित ताप पर किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यहाँ विद्युत धारा जो है उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समान अनुपाती होता है, समान अनुपात में होता है। वोल्टेज को हम जितना बढ़ाएंगे, मान लेते हैं हम V का मान 7 किए, I का मान हमारा 2 एम्पियर बह रही है ना। अगर 7 वोल्ट हम बैटरी मतलब उनके सिरों के बीच अगर 7 वोल्ट का विभवांतर है और धारा का मान अगर 2 एम्पियर है, तो इस हिसाब से हमको जो प्रतिरोध का मान मिला वो 3.5 मिला। ठीक है, अब हम बैटरी को चेंज कर देते हैं, वोल्टेज को बढ़वा देते हैं, जैसे तो हम 14 वोल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो धारा का मान में भी बढ़ोतरी होगा और वो हो जाएगा 4 एम्पियर। ऑटोमेटिकली प्रतिरोध जस का तस रहेगा, यानी ये जो अनुपात है सदैव क्या रहेगा? समान रहेगा।
यानी फिर से अगर हम बोले तो जो 21 वोल्ट का बैटरी लिए तो धारा का मान कितना हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध का क्या होगा, सेम वैल्यू होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अभी हम पढ़े नहीं इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे थे। तो 3.5 ओम होने के लिए इसको कितना होना होगा, कितना एम्पियर, तो सीधे सी बात है 6 एम्पियर, है कि नहीं। इसी तरह तब ना वो पता लगाए, उनके प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जब जब हम V का मान परिवर्तित करते हैं तो समान अनुपात में एक एम्पियर का भी मान यानी धारा का भी मान परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ ये केवल रफ में ही तुम लोगों को बताने के लिए हम लिखे, ये चीज़ नोट करोगे, लेकिन साइड में एक रफ के लिए समझने के लिए कि आखिर ये समानुपाती होता क्या है, समानुपात क्या होता है, यानी अनुपात उसका सदैव क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ हम लोग क्या देखें, आर को क्या कहा जाता है भाई, तार का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आखिर क्या होता है, प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, अंग्रेजी में इसको रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध मतलब एक विरोध जैसा वर्ड ये है ना, कि कोई भी चीज़ का विरोध करता होगा। सही बात है, यह विरोध ही करता है। तो यह किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है, उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है भाई, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, किसी चालक या कोई भी पदार्थ हम बोल सकते हैं, ठीक है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, उस चालक का क्या कहलाता है, प्रतिरोध। उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अच्छा, सभी कोई जानते होंगे कि तांबा का तार यूज करना, तांबा के तार से जो है इलेक्ट्रिसिटी में अधिकतर यूज तो एल्युमिनियम का होता है, लेकिन बढ़िया क्या चीज़ का होता है, तांबा का या एल्युमिनियम का? ऑब्वियसली तांबा का ही, क्योंकि तांबा के तार में हम लोगों को अच्छा वोल्टेज मिल सकता है, तांबा के तार में अच्छा विद्युत धारा प्राप्त हो सकता है कि नहीं। उसका क्या रीज़न है कि तांबा के तार का जो प्रतिरोध होता है वो एल्युमिनियम के तार से कम होता है। प्रतिरोध कम होने से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम होने से जो है विभवांतर का मान अधिक होता है, वोल्टेज का मान अधिक होता है, यानी हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है,
कहीं हम लोगों को अधिक प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता है कि नहीं, और इसीलिए तांबे का यूज़ करना बेहतर माना जाता है। लेकिन आर्थिक मितव्ययिता के रूप में यानी इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो हम लोग यूज़ करते हैं एल्युमिनियम को, है कि नहीं, ताकि वो सस्ता होता है। ठीक है, अब प्रतिरोध के बारे में हम पढ़े, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब 1 ओम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1 ओम क्या है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बेहतर होगा, इसीलिए। एक ओम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो क्या होता है 1 ओम? हम जानते हैं कि जो R होता है वो क्या होता है, V/I। अगर V हमारा 1 वोल्ट हो और I हमारा 1 एम्पियर हो तो ये स्पष्ट है कि हमारा R जो है वो क्या हो जाएगा, 1 ओम। वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओम, 1 ओम। तो यहाँ हम 1 ओम को कैसे लिखेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है और उसमें से होकर, ये हम लोग देखेंगे, और उसमें से होकर एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध जो है 1 ओम कहलाता है। सीधा सा शब्द है कि भैया अगर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए उसके सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच, और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब हम उसके प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, 1 ओम। ठीक है, 1 ओम। अब ओम ने क्या किया, जॉर्ज साइमन ओम ने इस प्रतिरोध के अध्ययन के लिए उन्होंने नाइक्रोम कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसमें ओम ने एक प्रयोग किया जिनमें अलग अलग तरह के उन्होंने अलग अलग प्रकार के
वायर लिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वायर लिए और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित किया, जिससे होने वाले परिवर्तनों का उन्होंने अध्ययन किया। तो वो पाए कि जो है अब किस प्रकार का, किस वैरायटी का उन्होंने ये यूज़ किया था, मैंने कौन कौन सा अलग अलग वैरायटी के तार का किस आधार पर। तो उन्होंने लंबाई, अलग अलग लंबाई का तार लिया, फिर अलग अलग मोटाई का तार लिया, है कि नहीं, और अलग अलग मटेरियल, जैसे तांबा हो सकता है, नाइक्रोम है, फिर एल्युमिनियम है, ठीक है, अलग अलग, यानी जो मैटर भी लिया वो अलग अलग पदार्थ का, अलग अलग धातु, ठीक ना। अब तो उन्होंने पाया क्या कि जो किसी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध पहला उन्होंने बताया कि जो चालक की लंबाई है उसके समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जो R है वो समानुपाती L। ये पहला बात बताई उसने, पहली बात। दूसरी बात क्या उन्होंने बताया कि जो है चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या चालक की जो मोटाई है, चालक का प्रतिरोध चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती, इसका A, मोटाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटाई मतलब क्या हो गया, मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, जब तार हम लेते हैं तो एक बेलनाकार के रूप में उसको हम लेते हैं, वो बेलनाकार का होता है। तो ये जो ऊपरी जो चकती जैसा शेप है उसका जो क्षेत्रफल है, जैसे हम खीरा लेते हैं, खीरा काटते हैं तो चकती चकती जैसा होता है ना, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो यही मोटाई कहलाया। यह क्षेत्रफल अगर अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, यह क्षेत्रफल अगर कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। चालक की मोटाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और अंतिम बात उन्होंने बताई कि जो है इस तरह से जो है R जो है समानुपाती होता है L/A के। और हम जानते हैं अगर समानुपाती है तो इन
इन दोनों का जो अनुपात होगा L/A वो कुछ कांस्टेंट आएगा, है ना। ये क्या है, नियतांक। और इसी नियतांक को उन्होंने प्रतिरोधकता नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता क्या है, ये प्रतिरोधकता पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार कौन सा पदार्थ है। जैसे वो निक्रोम का तार है, या वो एल्युमिनियम का है, या टंगस्टन का है। तो हर एक पदार्थ की अपनी अपनी प्रतिरोधकता अलग होती है। तो पदार्थ की प्रकृति पर तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो है चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे में प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक की अगर बात करें तो यहाँ अगर देखें रो इज इक्वल टू क्या आया, R/L/A। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RA/L, क्योंकि ये L का बटा में A है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक ना। तो प्रतिरोधकता का वैल्यू क्या आ जाता है, इसका पहले ये ओम है। मात्रक के बारे में बात करें तो ये क्या है, ओम है। और A का मात्रक मीटर स्क्वायर और L का लंबाई का मात्रक मीटर। तो ऐसे में क्या हो गया हमारा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाता है, ओम मीटर। ये चीज़ अभी नहीं इसको लिखना है, ये केवल बता दिए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या देखें। पहले एक चीज़ अगर शॉर्ट में 2 नंबर का प्रश्न रहे, ठीक है, लिख भी सकते हैं पूरा, लेकिन अगर शॉर्ट में बोले कि संक्षेप में लिखें तो संक्षेप में वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है का क्या हो जाएगा आंसर। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला क्या हो जाएगा, चालक की लंबाई, है ना। दूसरा क्या आ गया, चालक की मोटाई, और तीसरा क्या हम लोग निकाले, चालक की प्रकृति। ठीक है, चालक की प्रकृति। चौथा एक तापमान भी है, लेकिन वो कॉमन फैक्टर है। ठीक ना। तो कौन कौन से कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, 3 कारक, लंबाई, मोटाई और पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, अब किस प्रकार निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध, किन किन कारकों पर और किस प्रकार निर्भर करता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इस हिसाब से हम लोग क्या निकाले, रो इज इक्वल टू R/A/L, जिसे हम लोग रो को क्या बोल दिए, चालक की प्रतिरोधकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। प्लीज़ क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में गुड लिखें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।